हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम बात करने वाले हैं बेटा 25 अति लघुत्तरीय प्रश्न के। ये जो 25 अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये क्लास 10th के फिजिक्स के हैं। इसके पहले बेटा लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 25 फिजिक्स के लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करने वाले, ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बेटा इसका आंसर होगा अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष अगर आपको किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसको किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो वो अवतल लेंस के उपयोग करना चाहिए। आइए बेटा हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 उसके बारे में देखते हैं। 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है, 2017 में आया हुआ पेपर है ये। देखिए पेपर में दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप एक कॉमन सेंस रखिए कि जब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है तो दूर दृष्टि के निवारण के लिए किस प्रकार का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी इसका जो बेटा आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। तो इन दोनों प्रश्नों को बेटा आप जरूर तैयार करिए। आइए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, यानी हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 3 वो क्या कह रहा है। ये 2018 में आया हुआ आपके पास जो प्रश्न दिख रहा है आपके यहाँ वो 2018 में आया हुआ आपके बोर्ड पेपर में है। पहला क्या है, ये जो तीसरा प्रश्न है बेटा वो क्या है, एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है। यानी ये कोई श्वेत प्रकाश है जो प्रिज्म से गुजरता है, किस रंग के लिए विचलन कोण सर्वाधिक तथा न्यूनतम होगा। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक श्वेत प्रकाश का प्रिज्म है, ठीक है, किस रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होगा और किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होगा, ये आपको देखना है। तो बेटा जो इसका आंसर है उसको नोट करिएगा। इसका रंग है, यानी जो इसका आंसर है, इसका आंसर है कि बैगनी रंग के लिए, किस रंग के लिए बेटा, बैगनी रंग के लिए जो अधिकतम होता है तथा लाल रंग के लिए क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए बेटा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो चौथा प्रश्न है, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 2015 में पूछा गया है। 2015 में पूछे गए प्रश्न जो है ये चौथा प्रश्न है, 2015 में पूछे गए हैं। इस प्रश्न में क्या कहता है आइए देखिए, यानी इस प्रश्न में क्या पूछा गया, क्या क्या डिस्कस किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। यानी श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, ये 2015 में पूछा गया है। और इसका आंसर बेटा जो होगा आप नोट करिएगा, लाल रंग के लिए। किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए जो होता है श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए, यानी श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, तो लाल रंग के लिए ये क्या होता है बेटा, न्यूनतम होता है। आइए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन, यानी जो 5वां प्रश्न है वो क्या है। जो हमारा 5वां प्रश्न है बेटा वो कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए, किस आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां स्थित होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण। देखिए एक एक लाइन के आंसर है, एक एक शब्द के आंसर है। इन प्रश्नों को बेटा आप रट लीजिएगा, इन प्रश्नों को जरूर आप तैयार करिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर बोर्ड के पेपर में मिल जाए। जो हमारा 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां स्थित होता है। तो बेटा इसका आंसर होगा अनंत। यानी 5वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको नोट करिए। इसका जो बेटा आंसर होगा वो क्या होगा, अनंत पर होगा। यानी स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है, स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर स्थित होता है। यानी एक हेल्दी आई की जो देखने की विजन होती है, ठीक है, जो विजन होता है वो कहां होता है, अनंत तक होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न यानी 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। बेटा 2018 में ये पूछा गया है। यानी ये कोई व्यक्ति है जिसको द्विफोकस यानी 2 फोकस वाले दूरी वाले लेंस की ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है। नेत्र में कौन सा दोष है। यानी एक ही चश्मा है,
एक ही चश्मा बेटा ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की द्विफोकस दूरी वाले लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, उसके नेत्र में दोष होगा। ये 2018 में प्रश्न आए हैं बेटा। आज हम जो डिस्कस करते हैं, देखिए साइंस स्टडी पॉइंट चैनल पर जो भी डिस्कस किया जाता है वो आपके बोर्ड एग्जाम से बात किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए हम फर्जी बातें नहीं करते हैं। हम जो चीजें वास्तविकता होती हैं, रियलिटी पे वर्क करते हैं। तो बेटा इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए और सभी लोग यूपी बोर्ड, जो यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं क्लास 10th, उनके अच्छे नंबर आ जाएं। अगर आपने फिजिक्स तैयार नहीं किया है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, साइंस स्टडी पॉइंट आपके साथ है। आप लोग को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जैसी कोई नई वीडियो पड़ती है वो आप जरूर देखिए। यहां पे इसके पहले हमने लघुत्तरी प्रश्न के बारे में डिस्कस किया है, यानी 25 लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बेटा हमने डिस्कस कर लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पिछले बोर्ड के एग्जाम में वो पूछे गए हैं, और जो आज हम बात कर रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक व्यक्ति की द्विफोकस दूरी वाले लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका बेटा आंसर देखिए क्या होगा। देखिए क्योंकि देखिए अवतल लेंस जो है आपने ऊपर पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष के लिए, किसके लिए बेटा, निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष होती है उसके लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मनुष्य के नेत्र में निकट तथा दूर दृष्टि दोनों ही दोष उत्पन्न होंगे, यानी मनुष्य के नेत्र में निकट तथा दूर दृष्टि दोनों ही दोष होंगे। अब तक बेटा आपने 6 प्रश्न देखे, 6 किसी ना किसी साल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिए, ये आपको यूपी बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा, 7वां प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि कोई छात्र है, यानी एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को, एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी आंख में, यानी जो छात्र है उसकी आंख में कौन सा दोष है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिएगा। एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। या एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा बेटा। जो श्यामपट्ट होगा, जो क्लासरूम होगा, बहुत बड़ा तो नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर 100 मीटर रेंज में बहुत बड़ी क्लास होगी, तो 100 मीटर की रेंज में होगी। तो यानी जो छात्र है वो उसको निकट देखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि उस बच्चे में, उस छात्र में निकट दृष्टि दोष है, यानी छात्र के आंख में निकट दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए। यानी छात्र जो है वो श्यामपट्ट को नहीं देख पा रहा है, अगर वो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करे, किस लेंस के बेटा, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करे, तो वो श्यामपट्ट पे, यानी श्यामपट्ट जो है जिसपे लिखा जा रहा है उसको आसानी से वो देख सकता है। तो आइए बेटा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो 8वां प्रश्न क्या है, देखते हैं बेटा। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जो हमारा 8वां प्रश्न है बेटा वो क्या कह रहा है कि किस अंतरिक्ष यात्रों को, यानी कोई है, ठीक है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में डिस्टर्ब हो गया, देखिएगा ध्यान से। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। यहां पे क्वेश्चन है बेटा, ये क्या होगा, किसी अंतरिक्ष, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत है, किसी अंतरिक्ष यात्रा नहीं यात्री होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत है, ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, ये आपके क्वेश्चन है 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। बहुत ही नया क्वेश्चन है, मॉडुलस क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन है बेटा, कॉमन सेंस के आधार पर किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए जो इसका आंसर है बेटा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं होता। यानी जो अंतरिक्ष है वहां पे क्या नहीं बेटा, लाइट मौजूद नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वो बेटा कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, यानी हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 9वां प्रश्न है बेटा वो एक फॉर्मूला बेस्ड है जो 2014 में पूछा गया है। देखिए किसी ना किसी साल ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स की तैयारी अच्छी नहीं हुई है, साइंस स्टडी पॉइंट पे आकर वो अपने प्रश्नों को, यानी अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को, थ्योरी को, सबको बेटा वो कंप्लीट कर सकते हैं और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जो हमारा 9वां प्रश्न बेटा है वो चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेशित कण है उस पर जो लॉरेंज बल फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसका सूत्र लिखना है। ये 2014 में पूछा गया है और इसका फॉर्मूला होता है बेटा लॉरेंज बल का, अगर आप ध्यान से देखिए तो F बराबर QV साइन थीटा। ये डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिए। यानी बल बराबर QBB साइन थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Q जहां पे आवेश है, V क्या है, वेग है, और V क्या है, V ये जो देखिए V फॉर वैन है, ये क्या है, वेलोसिटी यानी वेग है, और जो ये कैपिटल B है, B मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा जो बेटा है वो एंगल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आइए, जो हमारा 10वां प्रश्न है बेटा वो क्या है, डायनमो क्या है। डायनमो क्या है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है कि डायनमो क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो डायनमो क्या है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र या डायनमो कहलाता है। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, इसको जरूर बेटा तैयार करिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न यानी 11वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 11वां प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए बेटा, अब तक 10 प्रश्न हो चुके हैं, इन 10 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार जरूर। जो हमारा 11वां प्रश्न है बेटा वो क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र से क्या तात्पर्य है। 2013-2015 में पूछा गया प्रश्न है बेटा कि विद्युत जनित्र से क्या तात्पर्य है, यानी विद्युत जनित्र से आप क्या समझते हैं। यही क्वेश्चन बेटा अगले फिर कई सालों में पूछा गया है। वो कह रहे हैं कि 2014 और 17 में पूछा गया जो प्रश्न है, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में क्या अंतर है। यानी विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में क्या अंतर है, ये 2014 और 2017 में आए हुए प्रश्न है। वहीं विद्युत जनित्र से क्या तात्पर्य है, 2013 और 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न के बेटा आंसर, इस प्रश्न के हम आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये 11वां हमारा प्रश्न था और इसका जो आंसर है वो देखिए क्या है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए, आपको घरों में जब पानी भरना होता है, मोटर चालू करना होता है, तो आप स्विच को ऑन करते हैं। स्विच में क्या होता है, करंट है, करंट का मतलब विद्युत ऊर्जा है। यानी जो विद्युत ऊर्जा है वो मोटर को मिलती है, तो मोटर क्या करता है, जमीन से पानी निकालता है। यानी विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो बेटा जनित्र होता है, आपके घरों में जनरेटर होगा, जनरेटर को देखिए हैंडल मार के स्टार्ट किया जाता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा देखिए जैसे हैंडल मार के स्टार्ट करेंगे तो आपके घरों में देखिए बल्ब जलने लगता है, लाइट करंट आ जाते हैं। यानी जनित्र जो होगा, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार करिएगा। चलते हैं हम अगले यानी 12वां जो हमारा प्रश्न है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए या चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा को लिखिए। ये 2016 और 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। तो बेटा इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसी ना किसी साल पेपर में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके आंसर को। ये जो 16 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, इसका जो बेटा आंसर है उसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित इकाई लंबाई के तार में इकाई प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु मान लिया गया है, ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे स्थित इकाई लंबाई के तार में, इकाई का मतलब 1 मीटर लंबाई के तार में इकाई प्रबलता की धारा यानी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार में कार्य करता है। ये क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है। आइए बेटा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 13वां प्रश्न है वो 2013, 2015 और 2017 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखे धारावाही, ठीक है, उसके लंबवत रखे धारावाही, ठीक है, उसके लंबवत रखे धारावाही चालक पर लगने वाले
बल के परिमाण का या परिणाम का, ठीक है, ये परिमाण होता है, ठीक है, परिणाम का सूत्र लिखिए। ठीक है बेटा, क्या लिखिए, बल के परिमाण होते, ये परिणाम लिखा गया, परिमाण होता है, ठीक है, जो चालक पर लगने वाले बल के परिणाम का सूत्र लिखिए। परिणाम भी बोल सकते हैं और परिमाण भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है बल जो लगता है F बराबर IBL, ठीक है, क्या लगता है, F बराबर IBL, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे अपने ऊपर आपने फॉर्मूला देखा F बराबर, ठीक है, जो ऊपर फॉर्मूला आप देखा QBB sin थीटा था, यहाँ पे जो थीटा होता है वो 90 डिग्री है और sin 90 का मान बेटा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए F बराबर IBL हो जाता है। I जो है वो धारा है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और L जो होगी वो धारावाही चालक की क्या होगी, लंबाई होगी। तो इस तरह से हमने बेटा 13 प्रश्न देखे। अगला जो हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा 14वां प्रश्न है उसको देखिए, ये कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज की तार में क्या अंतर होता है। ये बेटा जो होता है वो लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, और दोनों जगह ये पूछे जाते हैं। आइए बेटा देखते हैं उन 14वां क्वेश्चन को। ये जो हमारा 14वां प्रश्न है इसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए 2017 और 2018 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज के तार में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर देखिए, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है जबकि सामान्य तार का गलनांक अधिक होता है। फ्यूज तार जो होगा हल्के से टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल तार वायर होते हैं यानी सामान्य तार होता है उसका गलनांक बेटा क्या होगा, बहुत ही अधिक होता है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है उसी का जो आंसर है, ये इसके एक आंसर हो गए, ठीक है। तार में क्या अंतर पूछा गया है, ठीक है, अंतर भी दिखा देते हैं हम। दूसरा जो बेटा अंतर है, ये कह रहे हैं कि फ्यूज जो विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज के अंतर में तार में क्या अंतर होता है। पहला पॉइंट हमने लिख लिया। दूसरा जो पॉइंट है यानी पहला अंतर देख लिया, दूसरा अंतर देखेंगे, फ्यूज तार का प्रतिरोध नगण्य होता है जबकि सामान्य तार का प्रतिरोध अधिक होता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो प्रतिरोध होते हैं वो तार में बहने वाली धारा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो इस वजह से बेटा फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य होता है जबकि सामान्य तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरह से हमने 14 प्रश्न देखे। चलिए आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न यानी 15वें प्रश्न की तरफ। ये 15वां प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा 15वां प्रश्न है बेटा वो क्या कह रहा है कि एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा किस दिशा में किस दिशा में संभव है। एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक जो उत्पन्न नहीं होता है, ये किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 2019 के इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर को हम देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि धारावाही तार की बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है परंतु तार में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये कौन सी कंडीशन होगी। तो इसका आंसर है जब धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब कोई धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो तार में जो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न नहीं होता है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। ये कौन सी कंडीशन होगी। तो बेटा जब धारावाही तार और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, यानी समांतर गति यानी गति करेगा तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये उत्पन्न नहीं होगा। आइए बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 16वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 16वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ चलते हैं। ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सौर कुकर की कोई 2 प्रमुख उपयोगिताएं लिखिए, यानी कोई विशेषता 2 बतानी है आपको। यानी सौर कुकर की कोई 2 प्रमुख उपयोगिताएं लिखिए, ठीक है। तो इसकी 2 उपयोगिताओं की तरफ चलते हैं, 2 विशेषताओं की तरफ चलते हैं। जो बेटा 2 विशेषताएं हैं उनको हम ध्यान से देखते हैं। पहला, यह एक प्रदूषण मुक्त युक्ति है क्योंकि धुआं नहीं निकलेगा तो जिससे क्या होगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा जो है सौर कुकर द्वारा पकाए गए खाने में, जो सौर कुकर द्वारा पकाया गया खाना होगा उसमें जो विटामिन होते हैं वो नष्ट नहीं होंगे। यानी सौर कुकर में पकाया गया जो खाना होगा बेटा उसमें, ठीक है, जो विटामिन होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 2016 में पूछा गया है, ठीक है।
2016 में 17वां प्रश्न पूछा गया है कि सौर कुकर की, किसकी, जो सौर कुकर है इसकी कोई दो सीमाएं बताइए, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है। इनकी लिमिटेशन की बात करें तो ये कहां तक काम, लिमिटेशन का मतलब कहां तक ये वर्क कर पाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी बहुत ही सिंपल लिमिटेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो लिमिटेशन है बेटा वो बहुत ही सिंपल है। पहला जो है वो सौर कुकर का प्रयोग केवल दिन में ही होगा, क्योंकि सौर में सनलाइट होनी चाहिए। सौर का मतलब ही क्या होता है, सनलाइट, ठीक है। तो पहला क्या होगा कि सौर कुकर का प्रयोग केवल दिन में ही किया जा सकता है। और दूसरा जो बेटा होगा, सौर कुकर की दिशा सूर्य की स्थिति के अनुसार परिवर्तित करनी पड़ेगी। यानी जो सौर कुकर की दो विशेषताएं हैं, यानी जो सीमाएं हैं, पहले तो हमने विशेषताएं बात कर ली, यानी उपयोगिताओं की बात कर ली। सौर कुकर एक प्रदूषण मुक्त युक्ति होती है। सौर कुकर में जो पकाया गया भोजन होगा उसमें विटामिन जो होंगे वो नष्ट नहीं होते हैं। 17वें प्रश्न में उसी से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि सौर कुकर की कोई दो सीमाएं बताइए। सौर कुकर की कोई दो सीमाएं बताइए। तो सौर कुकर का प्रयोग केवल दिन में ही किया जा सकता है और सौर कुकर की दिशा सूर्य की स्थिति के अनुसार परिवर्तित आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन जो होती है सौर कुकर को आपको यानी सौर कुकर के अंदर आपको मिल जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न बेटा है वो क्या है, जूल बोल्ट व कूलाम में संबंध लिखिए। यानी जूल बोल्ट व कूलाम में क्या संबंध होता है, ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, जूल बराबर कूलाम इंटू बोल्ट। जूल बराबर कूलाम इंटू बोल्ट इसका आंसर होगा। ये अब तक आपने 18 प्रश्न बेटा देखे, ये 18 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 19वां प्रश्न है बेटा वो काफी बार आपके पेपर में पूछा गया है, यानी 2013 में आया हुआ है। ये जो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इस प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसको रफ कॉपी या कोई अच्छी सी कॉपी बना लीजिए जिसपे आप नोट करिए, ताकि आपको एग्जाम के समय तक ये प्रश्न आपके पास रहें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो अगला प्रश्न हमारा है वो है विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो बेटा आंसर होगा कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह के ये प्रश्न बेटा आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप जरूर नोट करिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है बेटा वो है 20वां प्रश्न। ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में हमको देखना है। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, इसको आइए देखते हैं। इसका जो बेटा आंसर होगा कि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच गति करने में एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को, यानी किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच गति करने में एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो बेटा इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 21वां प्रश्न वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 21वां प्रश्न है वो कह रहे हैं कि उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। कोई उत्तल गोलीय दर्पण है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल गोलीय दर्पण के फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, यानी इन प्रश्नों को जरूर हल करिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है 2023 के यूपी बोर्ड पेपर में कक्षा 10 के फिजिक्स में आपको मिल जाए। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी वक्रता त्रिज्या दिया हो उसका डिवाइड 2 कर दीजिए तो आपको गोलीय दर्पण का फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं F बराबर R/2। क्या लिख सकते हैं, F बराबर R/2, ठीक है। अगला जो बेटा हमारा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। 2013, 2014, 2016, 2013, 2014, 2016 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि
अपवर्तनांक को यन से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक यन तथा क्रांतिक कोण सी में, यानी क्रिटिकल एंगल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तनांक यन तथा क्रांतिक कोण सी में संबंध बताइए। 2013, 2014 और 2016 में पूछा गया है। देख सकते हैं 2 साल लगातार फिर 1 साल गैप करके ये पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो बेटा आंसर होगा, ठीक है, उससे पहले इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। 2017 में आया हुआ प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, 2017 में आया हुआ, यानी जो आपने पहला प्रश्न देखा कि अपवर्तनांक यन तथा क्रांतिक कोण सी में संबंध बताइए, 2013, 2014, 2016 में पूछा गया है। उसके बाद इसी प्रश्न को 2017 में पूछा गया, यानी 4 साल पूछे गए ये प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहे हैं यदि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण सी हो तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। 2017 में ये प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा बेटा, सिंपल सा आंसर होगा, n बराबर 1/sin c। यानी इसको लिखने का जो तरीका होगा, हम लिख सकते हैं n बराबर 1/sin c। ये जो होता है इसमें रिलेशन होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये सोचिए आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, 22वें प्रश्न की तरफ। अब तक हमने 21 प्रश्नों को देखा है। अब जो हमारा 22वां प्रश्न है वो भी उसको हम देखते हैं। तो अब आप इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर तैयार करिएगा। चलिए आइए देखते हैं 2014, 2015 में आया हुआ जो प्रश्न है बेटा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2013, 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 23वां प्रश्न जो कह रहा है कि किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है, यानी 1:4 का 1:4 का अनुपात है। इसे दशा में u तथा b में अनुपात बताइए। यानी इस दशा में आपको क्या बताना है, u तथा b में अनुपात बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको जरूर आप तैयार करिए। चलिए चलते हैं इसके आंसर की